नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दीप्ति जी बहुत अच्छी शायरी कही, खास करके हमारे किसान भाई इस शायरी से जरूर कुछ प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल, और हम हमेशा हर एपिसोड में कुछ न कुछ शायरी या कुछ ऐसी पंक्तियां बोलते हैं जिससे हमारे किसान भाई बंधु प्रेरणा लें। जी दीप्ति जी, ये तो होती है, साथ ही कई नई सारी जानकारियां भी देते हैं कृषि से संबंधित। बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ गई। आप जरूर कृषि समाचार के बारे में बात कर रहे हैं। जी दीप्ति जी। तो फिर हमारे किसान भाई बंधुओं को देर किस बात की कराएं। जल्दी तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार, जिसमें हम लोग देंगे मंडी भाव की जानकारी, साथ ही मौसम की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग कोडरमा मत्स्य बीज अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए मत्स्य बीज उत्पादकों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। राज्य में बड़ी संख्या में की जा रही है वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना। श्री विधि से धान लगाने के लिए उत्तम कृषि उपकरण है ड्रम सीडर। समेकित मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग कोडरमा मत्स्य विकास योजना के तहत वर्ष 2013-14 में जिले के विभिन्न जलाशयों, चेक डैम और स्थित जल क्षेत्र में भारतीय मेजर कॉर्प के मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करना है, जिसके लिए जिले के मत्स्य बीज उत्पादकों से मत्स्य बीज अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए 16/9/2013 तक कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग कोडरमा जिले के विभिन्न जलाशयों में मत्स्य विकास योजना के तहत मत्स्य अंगुलिकाएं संचित कर रही हैं। इन अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए जिले के मत्स्य बीज उत्पादक आवेदन दे सकते हैं। बीज आपूर्तिकर्ता से स्वस्थ, जीवित और अच्छे गुणवत्ता वाले बीज लिए जाएंगे। साथ ही अंगुलिकाएं जिस तालाब में तैयार की गई हैं, उनका विवरण देना अनिवार्य है। साथ ही अंगुलिकाओं की लंबाई 3 इंच या उससे ऊपर होना चाहिए। इन अंगुलिकाओं के लिए सरकारी दर परिवहन खर्च सहित 500 रुपए प्रति 1000 अंगुलिकाएं दी जाएंगी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना अत्यावश्यक है। अंधाधुंध रासायनिक दवाओं और खादों के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ा है। इसे सुधारने के लिए कृषि विशेषज्ञ वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देने की सलाह देते हैं। इसी को लेकर सरकार बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना कर रही है, ताकि कृषक इन खादों का प्रयोग कर भूमि के स्वास्थ्य को सुधार कर गुणवत्तापूर्ण फसल ले सकें। वर्तमान महीना सितंबर में सब्जियों की खेती करने वाले किसान शिमला मिर्च की फसल लगा सकते हैं। शिमला मिर्च की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्नत प्रभेदों को लगाना बेहतर होता है। हमारे कृषि वैज्ञानिक शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद के रूप में भारत, कैलिफोर्निया वंडर, इंदिरा और पूसा दीप्ति लगाने की सलाह देते हैं। भारत, कैलिफोर्निया वंडर, इंदिरा और पूसा दीप्ति, ये नाम है शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेदों के। यह किस्म झारखंड की मिट्टी और जलवायु के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित हैं। अच्छी मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण उपज देने में सक्षम इन प्रभेदों को सितंबर माह में लगाना अच्छा होता है। अगर किसान भाई शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो उचित समय उसका सितंबर में स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके लिए आपको योजना बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप उचित प्रजाति का चयन करें। उचित प्रजातियां हैं भारत, इंदिरा, कैलिफोर्निया वंडर, पूसा दीप्ति। इन चारों प्रजातियों में से कोई सी प्रजाति आप चयन कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आप नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी डालने के लिए आपको 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लीजिए और उसमें बीज की लाइन से लगा दीजिए। जब पौधा आपका 40 दिन का हो जाए तो उसकी रोपाई कर दीजिए। रोपाई करने के लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर दूरी पे पौधे की रोपाई कर दीजिए। बरसात के मौसम में मवेशियों में बाह्य परजीवी के रूप में अढ़ाई चमोकन लगते हैं, जो पशु के चमड़े से चिपककर उनका खून चूसते हैं, जिससे पशुओं में बहुत प्रकार की बीमारियों के साथ दूध में भी कमी आ जाती है। इस परजीवी से पशुओं को बचाने के लिए क्या उपाय करें, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। किसान भाई अपने दुधारू पशुओं को जो है आजकल बरसात के दिन में अढ़ाई चमोकन की प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, जिसको बाह्य परजीवी कहते हैं, जिसको खून चूसते रहता है पशु से और दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसके लिए जो है
चूँकि इस फर्श को सूखा रखें, उसके लिए चूना वगैरह का उस पर छिड़काव करें जिससे कि नमी नहीं हो। नमी ताप में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरा, संतुलित आहार जो है उनको दे अपने पशुओं को। किसानों के लिए वर्तमान समय चल रहा है धान की बुआई करने का। जो किसान श्री विधि से धान लगाना चाहते हैं वे इसके बुआई के लिए ड्रम सीडर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है ड्रम सीडर। इसका प्रयोग मुख्यतः श्री विधि से धान की बुआई करने के लिए होता है। इसमें अलग अलग 3 या 4 ड्रम लगे होते हैं जो आधा इंच व्यास के छिद्रों से युक्त होते हैं। इस ड्रम में 24 घंटे पहले अंकुरे हुए बीज डाल दिए जाते हैं। इस ड्रम सीडर द्वारा कतार में और समान दूरी पर बुआई हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में औरों से अच्छा प्रदर्शन करता है और अग्रणी रहता है वह सफल कहलाता है। ऐसे ही कृषि जगत में अच्छा प्रदर्शन कर आगे आए किसानों से हम मिलवाते हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से। यह शख्स सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि की तमाम योजनाओं का लाभ लेने से नहीं चूकते, चाहे नई कृषि पद्धतियों को सीखने का अवसर हो या बीज और अन्य खादों का वितरण। ये इन सब से लाभ लेकर अपनी खेती बाड़ी को और सुदृढ़ करते जाते हैं। ज़्यादातर मैं श्री विधि से खेती करता हूँ और इसके अलावा सब्जी का खेती करता हूँ। सब्जी के जैसे अभी लगा हुआ खीरा लगा हुआ है, बरबट्टी लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है, मिर्च लगा हुआ है, मूली लगा हुआ है। और मैंने सब्जी का खेती में 12 महीना मैंने करते रहता हूँ। मेरा अभी 3 लड़के हैं और तीनों मतलब अभी बीए, 2 बीए फाइनल कर रहे हैं और एक बीए में एडमिशन हुआ अभी। तो उन लोगों को पढ़ाई लिखाई सब इसी से, जितना परिवार का कुल खर्चा है इसी से मैं चलाता हूँ। मुझे प्रशिक्षण भी मतलब समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र और जिला से सहयोग मिलता है। अभी कई बार हमको प्रशिक्षण के लिए बाहर भी लिया गया है। जैसे हार प्लांटू रांची में गए हैं, कटक भी गए हैं और इधर बनारस यूपी भी गए हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के मामले में राज्य की मंडियों में तेजी की स्थिति बनी हुई है। मूल्यविदों के अनुसार खाद्यान्नों के भावों में फिलहाल कमी की संभावना नहीं है। सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियां, प्याज और टमाटर के मूल्यों में तेजी बरकरार है। आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भाव इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1650 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6800 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3550 रुपए से लेकर अधिकतम 3750 रुपए और आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 37.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो संजय जी, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक ऐसा पौष्टिक तत्व होता है कि क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या जवान, सबको चाहिए। जी दीप्ति, सबको चाहिए। और यह सबसे ज़्यादा लगता है कि सब्जी फसल में आलू में ही मिलता है। बिल्कुल, तो आलू के बारे में आप इशारा तो समझ गए थे, आलू के साथ चावल में भी मिलता है, लेकिन आज हम सिर्फ आलू की बात करेंगे क्योंकि अभी जो मौसम है वो आलू की खेती करने का मौसम है। जी दीप्ति जी, तो किसान भाइयों, आलू की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार किया जाए, कैसे इसके लिए खेत की तैयारी की जाए और क्या क्या खाद और पोषक तत्वों का प्रयोग करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वीके सिंह। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हम तो जयनगर कोडरमा ही आए हुए थे कृषि विज्ञान केंद्र, और साथ में एक किसान का समस्या भी लाए थे। क्या? कि आलू की खेती कैसे करें, इसी पर आलू की खेती खासकर तक वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो आप मिल ही गए हैं इत्तेफाकन से। हाँ। तो हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आलू की खेत के लिए, मतलब आलू की तैयारी कैसे करें, खेत का चुनाव कैसे करें। किसान भाइयों, आलू की खेती जो है ये खास करके रबी की मुख्य फसल है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ ऐसी प्रजातियां आ गई हैं कि हम सितंबर के प्रथम पखवाड़े से भी इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। और कुछ जैसे कुफरी अशोका है, कुफरी पुखराज है, ये दो ऐसी प्रजाति है जो किसान भाई सितंबर से ही आलू खेती करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है तो आलू एक ज़मीन में पैदा होने वाली चीज़ है और ये एक स्टेम मतलब तना होता है, ये कोई फल नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो बहुत भुरभुरी मिट्टी इसके लिए चाहिए। इसके लिए क्या है कि जो अपना मिट्टी पलटने वाला हल है उससे कम से कम 1-2 बार कहते हैं कि जुताई कर देते हैं, जिससे कि जो भी खरपतवार है उसमें दब जाता है। उसके बाद हम हैरो व कल्टीवेटर चला देते हैं, जिससे कि जो भी खरपतवार या जो भी उसमें अवशेष है पौधे का, पुराने जो फसल है उसमें वो मिल जाता है और उसमें जीवांश पदार्थ भी उससे मिल जाता है। अब हमारे किसान जब खेत का चुनाव कर लिए तो बीज दर क्या होगा और कौन कौन से किस्म होंगे, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बता दें। देखिए किसान भाई, मैंने पहले बता चुका कि अगर आपको कम अवधि की जल्दी आपको अगर जो है बाजार में उतारना है अपना जो है आलू, और उसको रखना नहीं है, तो आप कुफरी अशोका और कुफरी पुखराज लिए, जो कि आपका 90 दिन में ये आलू तैयार हो जाएगा। और रही बात की अगर आप उसको रखते हैं कुछ दिन के लिए और उसको कोल्ड स्टोर में रखना चाहते हैं तो और भी कुफरी अलंकार है, कुफरी क्या कहते हैं कि ज्योति है, और कुफरी सिंदूरी है, कुफरी कंचन है, और राजेंद्रा नाम की एक प्रजाति है जिसकी उपज काफ़ी ज़्यादा है। करीब 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज मिलती है। आप इसकी खेती कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात बीज दर की, तो आलू का बीज दर निश्चित होता है कि कितना बड़ा बीज आपका है। जनरली जो है किसान भाइयों को 25 से 30 ग्राम का बीज का बुआई करना चाहिए, जिसमें कि आंखें जो है दिखती रहें। और दूसरी बात इसमें है कि कोल्ड स्टोर से तुरंत बाहर निकाल के आलू की बुआई नहीं करना चाहिए। कम से कम उसको 4-5 दिन तक पहले बाहर फैला देना चाहिए, जिससे कि उसमें रोशनी हवा लग जाए और वो उसमें आँखा निकल आवे। और उसका जब आँखा निकल आएगा कम से कम 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तब उसकी बुआई करते हैं। और इसका जो आलू की जो साइज होनी चाहिए वो करीब 2.5 से 3 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर होना चाहिए व्यास का। उतना बड़ा आलू जो है सबसे बढ़िया बीज के लिए उपयोग होता है। और अगर ऐसा बीज का उपयोग हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम करीब जो है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। और अगर उससे और भी छोटा बीज आपको मिलता है तो आप जो है 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीज का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई लगाते समय कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में करें, इसकी भी जानकारी दे दें। देखिए किसान भाई, आप लोग जो भी अभी तक जैसे धान है, गेहूं है, उसमें जो भी खेती मुख्य रूप से आप लोग करते हैं तो उसमें डीएपी और यूरिया का प्रयोग करते हैं, पोटाश का प्रयोग कम करते हैं। आलू एक ऐसी फसल है जिसमें कि प्रति हेक्टेयर की दर से 100 से 120 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जो है नाइट्रोजन बुआई के समय 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से, और फास्फोरस 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और पोटाश
100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और जब पहली बार जब मिट्टी चढ़ाते हैं, मतलब करीब समझिए कि 20-25 दिन बाद जब मिट्टी चढ़ाते हैं, उस समय शेष मात्रा जो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसको जो है आप मिला के और उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ कहा मिट्टी चढ़ाने की बात, तो मिट्टी हमारे किसान भाई क्यों चढ़ाते हैं, इसकी जानकारी दें। देखिए, चढ़ाना जरूरी है यूं कहें। हाँ, क्योंकि जो आलू मैंने पहले बताया कि ये अपना एक तना होता है, वही धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी का रूप हमको आलू मिलता है और मिट्टी में ही ये पैदा होता है। तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और धीरे धीरे उसके ऊपर हम ढक देते हैं, जिससे नहीं तो क्या होता है कि जो कंद खुला रहता है उसमें आप देखें कि हरा रंग हो जाता है। ये हरा रंग इसलिए हो जाता है कि तने में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें क्लोरोफिल का जो है और एंथोसाइनिन का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि वो थोड़ा आलू कड़ा भी हो जाता है और खाने में तीता भी लगता है और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए उसको आलू को ढकना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कोई जो है ये आपका कंद जो है सूरज की रोशनी के प्रकाश में सीधे न आवे। और एक और इससे नुकसान होता है, इसमें जब क्लोरोफिल जब बन जाता है तो इसमें जो आलू हमारा क्या है कि ये स्टार्च इकट्ठा होता है, ये स्टार्च इसमें इकट्ठा होना बंद हो जाता है, तो जिससे जो कंद है वो छोटा छोटा हो जाता है। अच्छा। और इससे किसान भाइयों का क्वालिटी तो मतलब गुणवत्ता तो उसका ह्रास होता ही है, उसके उपज में भी इससे जो है नुकसान होता है। बहुत सारा आलू हरा हो जाता है, तो हरा क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? नहीं, उसी का तो कारण अभी बताया गया किसान भाइयों कि हरा होने का कारण है जब उसमें कोई आलू हमारा है, वो आलू जो है मिट्टी हमने चढ़ा दिया, उसके बावजूद वो आलू बढ़ता रहता है, उसमें कंद बढ़ते रहते हैं और इसीलिए आपको 2 बार आलू मिट्टी चढ़ाना चाहिए। अच्छा। एक बार करीब 15 से 20 दिन बाद चढ़ा देना चाहिए, उसके बाद करीब जो है 30 दिन 1 महीने बाद चढ़ा देने से, क्योंकि कुछ उसमें कि खरपतवार भी निकलते हैं। तो आप आलू अगर आपका खुला हुआ है तो आप दोबारा जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो आलू पूरा ढक जाता है। अच्छा। हरा इसीलिए हो जाता है कि आलू जो है वो सूरज की रोशनी का जो पाता है तो उसमें जो है क्लोरोफिल की मात्रा जो है बढ़ जाती है। जैसे पत्ती हरी होती है, सूरज की रोशनी पाती है इसलिए पत्ती हरी रहती है, उसमें क्लोरोफिल बनता है। तो हमारे जो आलू है कंद में उसमें भी क्लोरोफिल बन जाता है, तो इसलिए उसको मिट्टी चढ़ा देते हैं तो वो क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। आलू में देखा गया है प्रायः चेचक जैसा एक धब्बा बन जाता है, ये क्यों बन जाता है? देखिए, चेचक धब्बा जो है ये आलू का एक रोग है। तो ब्लैक स्कार्फ इसे बोला जाता है। ये अपने जो है जो जीवाणु जो हैं वो जो मिट्टी में पाए जाते हैं फंगस, उसके कारण हो जाता है। हम किसान भाइयों से कहेंगे कि इसके लिए वो बोरिक एसिड, अच्छा, 3% का घोल बोने से पहले का बीज से उपचारित कर लें। अच्छा। बोरिक एसिड। दूसरी चीज़ ये कहेंगे कि जो सबसे बढ़िया पड़ता है कि जो किसान भाई अपना बीज रखते हैं अगले साल के लिए, अगली फसल के लिए, उनको जो है बोरिक एसिड से ट्रीट करके ही बीज को रखना चाहिए। अच्छा। तो उससे बुआई करने से वो जो चेचक जैसे धब्बा पड़ जाता है वो धब्बा नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इन वक्त पर आप किसानों की समस्या दूर कर दी और सही समय पर आपसे मुलाकात हो गई और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ संजय जी, लाह की चूड़ियाँ हर महिलाओं को बहुत पसंद होती है और अभी तीज का त्यौहार भी था जिसमें लाह की चूड़ियाँ बहुत जोर शोर से बाजार में बढ़ चढ़ कर बिक रही थी। जी दीप्ति जी, और जैसे कि छठ त्यौहार है जो बिहार झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसमें लाह की चूड़ी खासकर बहुत डिमांड रहती है हमारे किसान भाइयों को, ना सिर्फ हर एक महिलाओं को।
लेकिन हमारे किसान भाई बहन तो सोच रहे होंगे कि हम क्या चूड़ियाँ और लाह की बात लेकर बैठ गए। किसान भाइयों, लाह की बात इसलिए लेकर बैठ गए हैं क्योंकि झारखंड में लाह की खेती की संभावनाएं अब अधिक से अधिक बढ़ रही हैं। जी, क्योंकि लाह एक ऐसा तत्व है जिसमें न सिर्फ चूड़ी बल्कि पेंट उद्योग, जो कि आज पेंट बहुत घर घर में पेंट का प्रयोग होता है, इसमें भी इसका लगता है, इसका उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। आपकी बातों से तो खेती, जो कि लाह की खेती की जानकारी करने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है और उत्सुकता भी मेरे मन में बढ़ रही है। जाहिर सी बात है किसान भाई बंधु भी इस बारे में सोच रहे होंगे कि लाह की खेती वो कैसे करें और इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं। जी, और दीप्ति जी, किसान भाइयों को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे झारखंड में जो आर्थिक रूप से सबल बनाने वाली खेती है, लाह भी उसमें शामिल होते जा रही है। तो सिर्फ हम लाह की बड़ाई नहीं करेंगे बल्कि आपको आज के कार्यक्रम के तहत ये भी बताएंगे कि लाह की खेती आप कैसे करेंगे और इसकी संभावनाएं झारखंड की धरती पर कैसे और किस तरह से और से अधिक बढ़ रही है। तो चलिए इसकी जानकारी हासिल करते हैं और जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंचला कुमारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में है और आज हमने आपके लिए विषय चुना है कि लाह की खेती की संभावनाएं क्या क्या हैं। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए यहीं के वैज्ञानिक श्रीमती चंचला कुमारी जी हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। चंचला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। चंचला जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि झारखंड में लाह की खेती की क्या क्या संभावनाएँ हैं। किसान भाइयों, जैसा कि झारखंड प्रदेश जो है वो वहाँ पे जंगल की संख्या ज़्यादा है और लाह के जो होस्ट प्लांट हैं वो झारखंड के पूरे जंगल में बहुत ही बहुलता मात्रा में पाया जाता है। यानी कि अगर हम लाह की खेती किसान भाई करना चाहें तो बहुत ही कम खर्च में इसकी खेती वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लाह की एक ऐसी खेती है जिसमें कि किसान भाई जो जंगल में उपलब्ध इसके होस्ट प्लांट हैं, यानी कि इसकी जो लाह की जो प्रजातियां हैं वो 2 प्रजाति पाई जाती है। लेकिन हमारे झारखंड में या पूरे झारखंड प्रदेश में देखें तो रंगीनी लाह के जो होस्ट प्लांट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पलास का पेड़ जो है वो पूरे जंगल में पाया जाता है। इसके लिए पलास किसान भाइयों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो सरकारी ज़मीन पे लगी हो या अपनी ज़मीन पे लगी हो, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। और किसान भाई को यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि पलास का जो पेड़ है वो और किसी भी काम में नहीं आता, सिर्फ जलावन के इस्तेमाल में आता है। तो किसान भाई इसका जलावन के इस्तेमाल के साथ साथ इसका कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। परंतु अगर किसान भाई इसकी जानकारी ले लें कि लाह की खेती पलास के पेड़ पर कैसे की जाती है, कब की जाती है और इससे हम लाभ कैसे ले सकते हैं, तो इसका उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपने बताया कि पलास का पेड़ तो यहाँ उपलब्ध ही है, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जिस पर हमारे किसान भाई लाह की खेती कर सकें। लाह की जैसे कि मैंने बताया कि 2 प्रजातियां होती हैं, तो 2 प्रजातियां में दोनों का जो होस्ट प्लांट होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं रंगीनी का होस्ट प्लांट हमारे झारखंड में बहुत मात्रा में पाया जा रहा है। जैसे पलास हुआ, आप इसके पलास के बाद अरहर पे कर सकते हैं, सेमिया लता पे कर सकते हैं, कुसुम पे कर सकते हैं। इसकी दूसरी प्रजाति है कुसुम, यानी कि जहाँ पे कुसुम के पेड़ हैं, गलवांग है, पीपल है, उसी पे ही इसकी खेती की जा सकती है, जो कि यहाँ के झारखंड के जंगलों में कम पाया जाता है। तो किसान भाई जो है सबसे ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप वो रंगीनी लाह की खेती करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हमारे किसान भाई लाह की खेती के लिए जब तैयारी करें तो इसका कैसे तैयारी करें, इसके जो कीड़े होते हैं वो कहाँ से प्राप्त करें, इसकी जानकारी दें। किसान भाई अगर पहली बार लाह की खेती कर रहे हैं तो पलास के पेड़ को, अगर पहली बार खेती करना चाह रहे हैं तो पलास के पेड़ को मार्च के अंतिम और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पूरे पेड़ की छटाई कर दें। यानी कि 1 अंगूठे की मोटाई से जितने भी टहनियाँ ऊपर हैं उसको सबको उसके उत्पत्ति स्थान से 1 से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के आप काट दें, ताकि जो लाह का कीट है जो कि बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि उसके हम जब शुरुआती समय पे देखते हैं तो उसको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये जो लाह का जो कीट है वो बहुत ही नरम और नरम टहनी पे ही ये कीट पलते हैं। तो जब हम उसका शुरू तौर पे अगर हम किसान भाई पूरे पेड़ का छटाई कर लेते हैं मार्च में या अप्रैल में, तो इसकी खेती जो है हम सितंबर तक उस पर लाह का कीट जो है सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक पे उस पर हम चढ़ाना शुरू करते हैं। और रही बात आप जैसा जानना चाहते हैं कि किसान भाई जो है वो लाह की खेती का बीज, यानी कि लाह की खेती का बीहन कहाँ से प्राप्त करें, तो लाह की खेती का बीहन जो है पहले तो हमारे यहाँ किसान भाई जो थे वो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अब तो किसान भाई यहाँ हमारे झारखंड में भी 2-4 किसान भाई करने लगे हैं, तो बीहन लाह किसान भाई जो झारखंड के कोडरमा के रहने वाले हैं वो कोडरमा से भी
प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे जैसे हमारे सटे हुए झालदा गांव है, वहाँ पे आप जब जाएंगे तो लाह के बीज की आपको जितनी आपकी आवश्यकता है वहाँ से प्राप्त हो सकती है। लाह का बीज कहने का मतलब कि लाह के जो कीड़े हैं वही हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल वही लाह का बीहन यानी कि ब्रूड लैग बीहन लाह 1 से 15 सेंटीमीटर तक के कटे हुए होते हैं और उस पे जो होता है जैसा कि पूरे जो डंठल रहता है, डंठल की जो मोटाई रहती है वो पूरे पर के मोटी सी परत जमी रहती है और उसमें जो कीड़े रहते हैं वो सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं। जब उनका समय आता है तभी उस अंडे में से लाखों की संख्या में निकलते हैं और एक साथ वो निकल कर फैलते हैं पूरे पे। तो बीहन लाह कहने का अर्थ है लाह का कीट जो उसमें सुरक्षित है वही बीहन लाह हुआ। जैसा कि आपने बता भी दिया कि कहाँ से लाह की कीट प्रयोग करें, तो जब हमारे किसान भाई वो कीट जब पेड़ पर रखें वो कौन सी अवस्था होनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां हमारे किसान भाई बरतें? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि जब भी लाह की खेती करना चाहेंगे किसान भाई तो सबसे पहले तो है कि वो लाह की बीहन का पहचान करें, यानी कि बीहन लाह जब भी लें तो वो बीहन लाह में कहीं भी छेद ना हो, यानी कि वो स्वस्थ हो। और दूसरी बात, लाह की खेती करते से 2 सावधानियां अवश्य रखें। पहली तो ये, जिस टहनी पर हम बीहन लाह को बांध रहे हैं वो सख्त ना हो, यानी कि उसकी कटाई छटाई पहले की हुई हो 4 महीना पहले, क्योंकि वो जो शिशु कीट जो हैं वो नरम टहनियों पर ही अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करते हैं और पूरा जीवन चक्र पूरा कर जब ये कीट बीहन लाह से जब कीट निकल के फैलना शुरू होता है तो उनमें एक होता है कि अपना जो सुंडी होता है उनको जहाँ नरम मिला वहीं पे चुभाते हैं और जहाँ पे चुभाते हैं वहीं के हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सूंड बाहर निकालेंगे तो वो वहीं पे वो मर जाएंगे। इसलिए जब भी कीट जो है जहाँ पे चिपक जाते हैं पूरा जीवन चक्र वहाँ शुरुआत करने के साथ साथ इनमें एक और खूबी पाई जाती है कि ये जो कीड़े हैं हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, ये कभी नीचे की तरफ नहीं आते। तो किसान भाई टहनी की उत्पत्ति के स्थान पे 1 से 2 जगह बांधे, वो पूरे उस टहनी को एक जगह लगाने से ही पूरा वो कीड़ा उसमें फैल जाएगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये धीरे धीरे फैलते हैं, तो ये लाह तैयार कैसे करते हैं कीट जो है लाह का जो कीट है वहाँ पे जब जैसे ही वो अंडे से निकलते हैं तो अपना सूंड नरम टहनी में जमाए, उसके बाद उनके धीरे धीरे जो समय बीतता जाता है तो इनके शरीर से एक तरह का लार्वा निकलता है, वो अपने शरीर के चारों तरफ उसको कवच के रूप में फैलाते हैं और जब वो पूरे तरफ से कवच के रूप में फैला लेते हैं और अपने आप को उसमें सुरक्षित कर लेते हैं और इसमें जितने भी मादा कीट हैं, मादा जो है वो अंडे देती हैं और नर का काम निषेचन के बाद मर जाना, वो मर जाता है निषेचन के बाद, उसका काम खत्म होता है। मादा जो है पूरा जीवन चक्र जो है उसी टहनी पे बनाती है और वही बाद में जाके बीहन लाह बनता है। और एक बात और किसान भाई, यहाँ पे अगर आप बीहन लाह नहीं लेना चाहते हैं और ज़्यादा आमदनी कमाना लेना चाह रहे हैं तो आप इसका क्या कि शुरुआत में इसमें 2 क्रॉप ले सकते हैं, 2 कटिंग ले सकते हैं। एक तो पहली है अरीला, यानी कि वो 4 महीने की फसल होती है जिसको कि हम लगाए हैं तो अगले 4थे महीने में जाके उसको हम काट के बाज़ार में टहनियों के साथ ही उसको बेच सकते हैं। दूसरी भाई, अगर किसान भाई ये चाह रहे हैं कि अगली बार हम अपने ही खेत का बीहन अपने ही दूसरे पेड़ पे लगाएं तो वो जब किसान भाई जब पेड़ का छटाई कर रहे होते हैं उसमें उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आधे पेड़ की छटाई अभी करें और आधे पेड़ की छटाई हम 4 महीने बाद करें, ताकि इसका बीहन लगा के हम उस पर लगा दें तो अपना जो बीहन जो मेरा खरीदने का जो खर्च आ रहा है वो भी मुझे यहीं से प्राप्त हो रहा है। और बीहन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमें अक्टूबर में लगाना है तो आप सितंबर लास्ट में 1 सप्ताह पहले ही बीहन लें, क्योंकि जब इसमें से अंडे से जब कीड़े निकलने शुरू होते हैं तब इसको रोक पाना मुश्किल होता है। जब इसका समय आता है सुसुप्तावस्था जैसे ही इसके खत्म होता है उस समय उसको हमको टहनी पे बांध देना रहता है। जस्ट बीहन लगाने के 15 दिन पहले हम इसको काट के अपने पास रख सकते हैं। चंचला जी, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दीप्ति जी, आज के कार्यक्रम में हमने किसान भाइयों को आलू और लाह की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी और भी अधिक जानकारी देंगे, न कि पशुपालन की बल्कि कृषि जगत की भी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके मन में कृषि, पशुपालन या कोई और भी कृषि संबंधित नई जानकारी की जरूरत हो तो आप कृपया हमें पत्र लिखें। पत्राचार करने के लिए कागज कलम उठाइए, अपने सवालों सुझावों को लिख डालिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। तो पत्र आप लिखिए और इसके साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में कृषि जगत, पशुपालन जगत और भी अन्य जगत जो कि कृषि जगत से जुड़ी है, इनकी जानकारियां लेकर हम दोनों आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।